हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में आइए दोस्तों समझते हैं अस्थमा यानी दमा की बीमारी के बारे में। अस्थमा यानी दमा की बीमारी हमारे शरीर की वो कंडीशन है जब हमारे एयरवेज यानी सांस लेने के रास्ते में सूजन आ जाती है और सांस के आने जाने का रास्ता सकरा हो जाता है। ऐसे में वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जरूरत से ज़्यादा म्यूकस यानी कफ बनाने लगती है। मोटे तौर पर इसे फेफड़ों की सूजन कह सकते हैं। इसमें जो अंग इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रैकिया होती है यानी हमारी सांस नली, उसमें आगे दो ब्रांचेज होती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, जो गुब्बारे के आकार के दो फेफड़े जो हमारे सीने में दोनों तरफ होते हैं उनमें खुलती हैं। फेफड़े में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिन्हें अल्वेओली कहा जाता है। इन्हीं अल्वेओली में हमारी सांस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब हवा के साथ ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचती है तो ये अल्वेओली में मौजूद जो सेल्स हैं ये उसमें से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड में घोल देते हैं और जो वापस आया हुआ ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के रूप में निकाल करके बाहर कर देते हैं। यह क्रम अनवरत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इन्हीं अल्वेओली में जब सूजन हो जाती है तब वहाँ पर म्यूकस यानी कफ जमा होने लगता है और एयर एक्सचेंज के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, जिसके कारण दम घुटने जैसी परेशानी होती है। ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी का दौरा आ सकता है, जिससे सांस फूलने लगती है और सीटी किसी आवाज़ आती है। दोस्तों, अस्थमा की ये बीमारी एक तरह की एलर्जिक कंडीशन है, यानी एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है जो आजकल बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है। शुरुआत में ये एलर्जिक कंडीशन नाक से शुरू होती है, यानी बहुत अधिक छींकें आती हैं और नाक बंद होने लगती है, नाक से पानी आता है, आंखों से पानी आता है। जब अंग्रेजी दवाइयों द्वारा इसका इलाज कराया जाता है तब नाक की परेशानी थोड़ा कम हो जाती है, यानी ये परेशानी सप्रेस हो जाती है। अब गला खराब होने लगता है। जब गले का इलाज कराया जाता है एलोपैथी दवाइयों द्वारा तब ये गले की बीमारी थोड़ा शांत हो जाती है और अब ये बीमारी फेफड़ों में पहुंच जाती है, यानी जो एलर्जी है ये लेस इंपॉर्टेंट आर्गन से मोर इंपॉर्टेंट आर्गन में शिफ्ट हो जाती है। यानी अब ये एलर्जी नाक की जगह अब ये फेफड़ों की एलर्जी बन गई है। दोस्तों, किसी के लिए दमा का ये दौरा बहुत मामूली हो सकता है पर किसी के लिए बहुत सीवियर भी हो सकता है, बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, जिसके लिए रोजमर्रा के कार्यकलापों में और गतिविधियों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये दौरा इतना गंभीर हो जाता है कि मरीज के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा कर सकता है। दोस्तों, यह दमा की बीमारी बहुत पुरानी है, तब इसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है, पर कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करके और होम्योपैथी दवाइयों के इस्तेमाल से इसको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। दमा के नए मरीजों में इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आइए दोस्तों समझते हैं इसमें क्या लक्षण आते हैं। जब ये दमा की बीमारी होती है तो कैसे पता चलेगा कि हमें दमा है। अस्थमा यानी दमा के सभी मरीजों में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। किसी को तो दमा का दौरा कभी कभी पड़ता है और किसी को हरदम दमा के लक्षण मौजूद है। इसमें घुटन महसूस हो सकती है, सांस फूलने लगती है, सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। जब भी हम सांस बाहर निकालते हैं तब सीटी किसी आवाज़ आ सकती है, बार बार खांसी और छींकें आ सकती हैं, नाक बंद हो सकती है। इसमें हरदम थकान महसूस हो सकती है क्योंकि इसमें एयर एक्सचेंज का काम पूरी तरह से नहीं हो पाता और ऑक्सीजन बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाती, इसलिए हरदम थकान महसूस हो सकती है। गला खराब रह सकता है, नाक से पानी आना और नाक बंद हो सकती है। सिरदर्द और सोने में परेशानी महसूस हो सकती है। जाड़े या ठंडे के मौसम में यह परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को अस्थमा का ये दौरा अलग अलग सिचुएशन में बढ़ जाता है, जैसे टेम्परेचर इंड्यूस्ड अस्थमा। टेम्परेचर इंड्यूस्ड अस्थमा वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन जब जाड़े के दिन आते हैं तब जाड़े के दिनों में बढ़ जाता है। या ऑक्यूपेशनल इंड्यूस्ड अस्थमा, जो लोग पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री में काम करते हैं या जो लोग केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो गैसेज और केमिकल है उनके प्रभाव में ये अस्थमा का दौरा वहाँ पर बढ़ सकता है, ये बार बार आ सकता है। या एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा। एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा में तमाम तरह के एलर्जन जैसे जंगली घास और पेड़ पौधों के जो पोलेंस हैं, परागकण हैं, ये जब सांस में जाते हैं तो वहाँ एलर्जी पैदा करते हैं। या कॉकरोच वेस्ट है, फॉसिल डर्ट है। फॉसिल डर्ट वो डर्ट है जिसमें फॉसिल्स मिले हुए होते हैं, जैसे पर्दे की धूल है, अलमारियों के पीछे झाड़ने पर जो धूल आती है उसमें फॉसिल्स मिले होते हैं। फॉसिल से मतलब है जीवाश्म, यानी उसमें मच्छरों की टांगें हो सकती हैं, मच्छरों के पंख हो सकते हैं, मकड़ी का जाला जो मकड़ी की लार से बनता है, जब ये भी सूख करके हवा में उड़ करके हमारी सांस में आता है तब ये भी अंदर एलर्जी पैदा करता है। या फंगस जो हमारे बाथरूम में और स्टोर्स में बहुतायत से होती है, ये भी जब हमारी सांस में अंदर जाती है तो वहाँ पर एलर्जी पैदा करती है और दमा का दौरा आ सकता है। दोस्तों, यदि आप में अस्थमा के कुछ लक्षण मौजूद हैं और घरेलू उपायों से इस परेशानी में आराम नहीं मिल पा रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। इसके कारणों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक एलर्जी की तरह अस्थमा के भी एग्जैक्ट कारण अज्ञात है कि एक ही वातावरण में रहने वाले, एक ही जैसा खाना पीना खाने वाले, एक ही जैसी लाइफ स्टाइल बिताने वाले लोगों में कुछ लोगों में अस्थमा हो जाता है और बाकी लोगों में नहीं होता। पर यह माना जाता है कि इसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और वीक इम्यून सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी जिन लोगों को ये परेशानी होती है उनमें अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अस्थमा होने की संभावना उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जिन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होता है, यानी जिन्हें सर्दी जुकाम होने की परेशानी बार बार होती है। धूल, धुआं और गैसों के अधिक संपर्क में रहने वाले लोगों को भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस यानी बार बार छींके आना, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी आना, ये परेशानी भी अगर बहुत दिन तक रहती है, इसका इलाज न कराया गया तो ये आगे चल करके अस्थमा में कन्वर्ट होती है। तमाम तरह की अंग्रेजी दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स, सिट्रीजन या डिप्रेशन की दवाइयाँ भी अस्थमा को बढ़ाने में मदद करती हैं। जिन लोगों को स्ट्रांग एंग्जाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है उन्हें भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई तरह के सल्फाइड्स और प्रिजर्वेटिव जो हमारे प्रोसेस्ड फूड में मिलाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में मिलाए जाते हैं, बियर और शराब में मिलाए जाते हैं, इनसे भी अस्थमा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इसमें गले से खट्टा कड़वा पानी बार बार मुंह को आता है। जब कभी ये खट्टा कड़वा पानी गलती से सांस की नली में चला जाता है तो बहुत देर तक खांसी का दौरा आता है। अगर इस बीमारी भी बहुत दिन तक चलती रही और बार बार ये सांस की नली में ये खट्टा कड़वा एसिड वाला पानी जाता रहा तो ये अस्थमा में कन्वर्ट होता है। कोई जेनेटिक फैक्टर जैसे यदि हमारे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या भाई बहनों को अस्थमा की बीमारी है तो बहुत चांसेस ये बीमारी हमें हो सकती है। कुछ एलर्जिक कंडीशन जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसमें त्वचा लाल होकर के तेज खुजली करती है, या हे फीवर जिसमें नाक बंद होती है, छींकें आती हैं और नाक से पानी आने लगता है, ये कंडीशन भी बहुत दिन तक अगर रही, इसका इलाज न कराया गया तो ये अस्थमा में कन्वर्ट होती है। बहुत ज़्यादा वजन भी अस्थमा को दावत देता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या सेकेंडरी स्मोक के एक्सपोजर में रहते हैं तो भी दमा होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तमाम तरह की तेज गैसों और प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोगों को भी अस्थमा की शिकायत हो सकती है। खेती किसानी में काम आने वाले तमाम तरह के कीटनाशक, नाई की दुकान पे या ब्यूटी पार्लर में हेयर ड्रेसिंग के काम आने वाले तमाम तरह के केमिकल या उत्पादक फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के केमिकल के अधिक संपर्क में आने पर अस्थमा की बीमारी पनप सकती है। दोस्तों, यदि लंबे समय तक अस्थमा का इलाज न किया गया तो यह सीवियर हो सकता है, काफ़ी गंभीर हो सकता है। इसमें स्लीप एपनिया हो सकती है, रोज़मर्रा के कार्य करने में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है और सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों समझते हैं इसे कैसे बचा जा सकता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो यही है इससे बचने का। यदि आपको बार बार सर्दी लगती है और अस्थमा का अटैक पड़ता है तो उन एलर्जन से सावधान रहिए जिन एलर्जन से ये अस्थमा का दौरा फ्लेयर अप होता बढ़ जाता है। सवेरे शाम ताज़ी हवा में लंबी और गहरी सांस लेने का अभ्यास नियमित रूप से करें। सवेरे शाम गुब्बारा फुलाने की एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। आपके डॉक्टर आपको अस्थमा की दवाइयाँ और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनका पालन जरूर करें। यदि स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को तुरंत छोड़ दें। प्रोसेस्ड फूड और वो खाना जिसे प्रिजर्वेटिव्स मिले हो, इसका कम से कम इस्तेमाल करें। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ क्या काम कर सकती हैं। हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपने लक्षण बताएं, वे सारे लक्षणों पर गौर करके जो दवाइयाँ देंगे वो बेहतर होंगी। हम अपने यहाँ जो अस्थमा की बीमारी में जो दवाइयाँ देते हैं, जो आमतौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उनमें से पहली दवाई होती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसमें कुछ पेटेंट आते हैं रेक्विक जर्मनी की। तो इसमें पहला पेटेंट है R43 और R76। इन दोनों पेटेंट की आधे कप पानी में 10-10 बूंद दवा रोज 3-4 बार लेनी है, दोनों अलग अलग लेनी है। इसमें हम एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसे 5 मदर टिंचर मिलाते हैं। तो पहली मदर टिंचर होती है ब्लाटा ओरिएंटालिस, दूसरी मदर टिंचर होती है ब्रायोनिया अल्बा, तीसरी मदर टिंचर होती है पोथोस, चौथी मदर टिंचर होती है एस्पिडोस्पर्मा और पांचवी मदर टिंचर होती है अरेलिया रेसिमोसा। इन पांचों मदर टिंचर को मिला करके ये जो मिश्रण होगा, जो मिक्सचर होगा, इसकी आधे कप गुनगुने पानी में 1-1 चम्मच डाल करके दिन में 3-4 बार देते हैं। आप लगातार इन दवाइयों को सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उनको अपनाते रहें, तो अस्थमा से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। और यदि नया अस्थमा है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो अस्थमा के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।